नमस्कार। टॉप लेवल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आज गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। गिरिडीह जो एक हॉट सीट बनी हुई है। गिरिडीह में 3 उम्मीदवारों की चर्चा काफी जोरों शोर से है। मथुरा प्रसाद महतो, जयप्रकाश चौधरी और टाइगर जयराम। टाइगर जयराम के एंट्री के बाद से माहौल काफी गर्म हो गया। अभी एक वाक्य आपको देखने में मिला, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ बताया कि जयराम ने नॉमिनेशन कराया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई, सभा का इजाजत दिया गया। उसके बाद जयराम फरार हो गए और तुरंत उन्हें एक नोटिस मिला। इसके बाद से क्षेत्र काफी गर्म है। जीत हार की चर्चाएं हो रही है जो पहले नहीं हुआ करती थी। इस प्रकार से जहां तहां लोग चाय दुकान पे बैठ रहे हैं और वहां पे बातें उठ रही है कि कौन जीतेगा। तो चाय दुकान पे एक कप प्याली के साथ सरकार बना दे रहे हैं और जब चाय खत्म हो रही है तो प्याली टूटते टूटते सरकार गिर जा रही है। तो काफी ज्ञानी लोग बैठते हैं वहां पे और सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए लोग हैं। उन्हें कहीं से कोई खबर मिली, बैठ के चाय दुकान पे अपनी बात को रखेंगे, बहस करेंगे और चाय पकौड़ी खाकर घर चले जाएंगे और रात में संतुष्टि के साथ सोएंगे कि आज मैंने अपनी बात रख दी। बात सही हो गलत हो वो ध्यान नहीं देते। बस उनको अहम है कि मैं ज्यादा जानता हूं। आप एक शब्द बोल के देखो, वो 4 शब्द बोलेंगे। ज्ञानी लोग, जो ज्यादा बोल रहा है वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, यानी व्हाट्सएप से वो पढ़कर आया है। और व्हाट्सएप से पढ़े हुए लोग बहुत खतरनाक होते हैं भैया। थोड़ा व्हाट्सएप से पढ़े हुए लोगों से थोड़ा बचकर चलना है, क्योंकि एक आईटी सेल काम करती है व्हाट्सएप मैसेज के पीछे। बीजेपी की बहुत बड़ी आईटी सेल है, कांग्रेस की बहुत बड़ी आईटी सेल है, जिनका काम है समाज को समझ करके अपना हित साधना। मोदी का इमेज क्रिएट करना, राहुल का इमेज क्रिएट करना, उसके लिए जितना झूठ लिखा जा सके और आपके मोबाइल तक पहुंचाया जा सके, ये कोशिश जारी रहती है दिन और रात। बाकायदा उनका वेतन है, पेमेंट, और अच्छा वेतन उठा रहे हैं जो लोग ये काम कर रहे हैं। आप और हम उन मैसेज को पढ़ करके चाय पीते हुए सरकार बना रहे हैं और प्याली टूटने के साथ सरकार गिरा दे रहे हैं। ये हमारी काबिलियत है। तो उनकी काबिलियत हमारी काबिलियत में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हम और हमारे बच्चे आज भी तरक्की नहीं कर पा रहे और वो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं। चलिए, तो अलग बात हो गई। एक बात और करते हैं। ये जो 3 कैंडिडेट हैं गिरिडीह में, कौन जीतने जा रहा है? तो सबसे पहले मैं आंकड़ों पे बात करूंगा। आंकड़ा मेरे पास सामने रखा हुआ है, यानी इस बार जो गिरिडीह में वोटरों की संख्या है 18,40,296 वोटर है और ये वोटिंग करने वाले हैं। जब वोटिंग हो जाएगी तब पता चलेगा कौन जीता गिनती के बाद। लेकिन मैं बता देता हूं कि चुनाव में जातीय समीकरण बहुत बड़ी चीज होती है। जातीय समीकरण में लोग हित साधते हैं अपने जातियों के साथ। अगर देखा जाए गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 83% जो वोटर हैं लगभग वो हिंदू वोटर हैं और लगभग 16 से 17% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं और बाकी जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख ये लोग हैं। और बीजेपी की राजनीति एक हिंदू राजनीति है और यहां पे हिंदुओं की राजनीति में वोट परसेंटेज ज्यादा है। तो लोग यही बात कर रहे हैं कि जयप्रकाश चौधरी जीत जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में कुछ और ही खेला है। यहां पे 3 कैंडिडेट खड़े हैं, तीनों कुर्मी महतो है और कुर्मी महतो का वोट परसेंटेज इसमें 19% के आसपास है और 19% निर्धारित करती है कि कौन जीतेगा। पिछली बार 2019 के चुनाव में जो कैंडिडेट हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, वो सांसद बने थे
और उन्होंने 58% समथिंग वोट अर्जित किया था। और जो उनके मुकाबले में खड़े थे जगन्नाथ महतो, उन्होंने लगभग 36% वोट हासिल किया, यानी लगभग 22% वोट वो पीछे रह गए। तो काफी अंतर होता 22% वोट का। तो इस बार देखने को मिल रहा टक्कर। पिछली बार अगर हम बात करें आंकड़ों पे, तो 16% मुस्लिम, 11% के आसपास एसटी। ये वोट बैंक कहा जाता है कि झारखंड में सीधा का सीधा इंडिया गठबंधन यानी जेएमएम का। तो ये वोट बैंक हो गया लगभग 27%। एसटी का वोट परसेंट है 14%। उसमें माना जाए कि 5% उनको मिला होगा, तो 27×1 = 32%। यानी जहां तक देखा जाए तो मात्र 4% कुर्मी वोट ही जगन्नाथ महतो को मिला था। यानी 19% वोट में 15% वोट पिछली बार सीपी चौधरी लेकर गए और बड़े मार्जिन से वो जीते, 15% का वोट। इस बार यह होता हुआ नहीं दिख रहा है। जयराम महतो कुर्मी वोट बैंक के रूप में उभरे और कुर्मी वोट बैंक का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। तो यह उम्मीद किया जा रहा है कि 19% में से लगभग 10% कुर्मी वोट बैंक को ले जाएंगे। तो सीधा का सीधा नुकसान किसे पहुंच रहा है? चंद्र प्रकाश चौधरी को। तो 56%, 58% से घट के सीधे आ जाएंगे 48% पे। और 2019 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में मोदी लहर काफी इफेक्ट थी, जिसके कारण उनको एससी वोट भी मिला, दूसरी ओबीसी जातियों का भी वोट बैंक मिला हिंदू के नाम पे, और एक अच्छे मार्जिन से जीत पाए। लेकिन 2024 में वो लहर काम नहीं कर रही है। लहर होगी कहीं और होगी, गिरिडीह में लहर नहीं। और गिरिडीह में वो लहर नहीं होना घातक परिणाम हो सकता है चौधरी साहब के लिए। चौधरी साहब की कमी क्या रही है कि चुनाव जीतने के बाद वो 5 साल तक अपने क्षेत्र में विजिट नहीं किए। जनता से उनको मतलब नहीं रहा। न रोजगार पे चर्चा हुआ, ना ही भूखमरी पे चर्चा हुआ, और सबसे बड़ी बात, जो कोरोना काल थी, इस कोरोना काल में उन्होंने जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। तो इस सबसे बड़ी गंभीर समस्या पब्लिक के बीच में है, जिस कारण उनको लापता यानी लापता गंज नाम दिया गया, मिस्टर इंडिया नाम दिया गया, और पब्लिक में चर्चा को मिस्टर इंडिया है, और मिस्टर इंडिया को वोट नहीं देना। तो बीजेपी का जो अपना अंदरूनी वोट बैंक है, उसका कुछ प्रतिशत तो जाना ही जाना तय है। तो ठीक ठाक वोट वो लाएंगे, और उनका ग्राफ गिरा है। अब सेकेंड कैंडिडेट की हम बात करते हैं, जयराम महतो। तो जयराम महतो का ग्राफ बढ़ा है। एक खतिहानी मोर्चा से व्यक्ति निकलकर बगमारा से, टुंडी से होते हुए पूरे झारखंड में वो यात्रा की, दिल्ली तक यात्राएं की उसने, सभाएं की, और युवाओं को जोड़ा। बहुत शानदार बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लोग उनको सुनते हैं। यूट्यूब पे उनका जो वीडियो है, उन वीडियो को लोग लाइक कर रहे हैं। जो उनके समाचार को चला रहे हैं, उनके चैनल ग्रो कर रही है। तो मतलब एक माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया है कि लोग उनसे जुड़ सके। लेकिन कमी रह गई उनमें, लाख लोग बोल रहे या वो खुद बोल रहे हैं, उनकी राजनीति कुर्मी वोट बैंक के आसपास घूम रही है। हालांकि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को साध नहीं पा रहे हैं इस बार। कुर्मी वोट बैंक में वो साथ ले रहे हैं 8 से 10%, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि युवा चेहरा है। कुर्मी चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ भी दिख रहे हैं और मथुरा प्रसाद महतो के साथ भी दिख रहे हैं। लेकिन यहां से एक गंभीर समस्या उनके लिए है कि क्या उन्होंने जो राजनीति की शुरुआत की संसदीय क्षेत्र से, क्या एक बड़े संसदीय क्षेत्र 6 विधानसभा को टाइगर मैनेज कर पाएंगे?
ये बड़ा सवाल है। क्या फंडिंग कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो फंड का अभाव हो सकता है, मैनेजमेंट का अभाव हो सकता है, जिसके कारण वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। और मैं उनको इस बार सीधा का सीधा थर्ड पोजीशन दे रहा हूं। चुनाव आने चुनाव के परिणाम के बाद आप देखिएगा, शायद मेरी बातें गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, भगवान हूं नहीं, आंकड़ों का खेल के अनुसार मैं बातें कर रहा हूं। तो थर्ड पोजीशन पे वो जा रहे हैं इस बार। और मुकाबला जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच है। दो नेशनल पार्टियां हैं और संसदीय क्षेत्र में ज्यादातर जो वोट दिया जाता है नेशनल मुद्दों पे चर्चा होती है, और नेशनल लोग प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर वोट करते हैं, लोग विपक्ष का चेहरा देखकर वोट करते हैं कि कौन है वहां पे। तो मैं आपको एक आंकड़े पे बात करता हूं कि 16% मुसलमान, 11% एसटी, अगर इससे 1-2% हटा दिया जाए तो फिर भी ये पूरा का पूरा वोट बैंक जेएमएम के हाथ में है, फेवर में। नो डाउट ये वोट मथुरा महतो के हाथ में जा रही है। एससी की बात कर ले तो एससी समाज का वोट बैंक कहीं एक जगह नहीं पड़ता, ये ऐसा वोट बैंक है जो बिखरता है। तो 14 से 15% के आसपास है, तो मान के चलते हैं कुछ चौधरी जी, कुछ इनको, एक आध परसेंट जाएगा तो कहीं और जाएगा, तो 6 से 7% ये ले लेंगे वोट को यहां पे। और कुर्मी समाज का 6 से 7% वोट इनको मिल गया। तो जो डेटा मुझे दिखाई दे रहा, बनता हुआ समीकरण जो बनता हुआ दिख रहा, जातीय समीकरण, उसके अनुसार कांटे की टक्कर है। मथुरा महतो कांटे की टक्कर में नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं, दूसरे नंबर पे चंद्रप्रकाश चौधरी दिखाई दे रहे हैं। तो ये आंकड़ा मुझे अभी प्रतीत हो रहा है, अभी 1 महीना का समय है। इस 1 महीने में इन दोनों प्रत्याशियों में से जिसका मैनेजमेंट तगड़ा होगा, सभी बूथ तक पहुंच होगी, प्रॉपर लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो जीत पाएंगे। क्योंकि कांटे की टक्कर है यहां पे, ये कोई 22% वोट का अंतर नहीं है। यहां वोट बैंक का अंतर 2 से 4% होने वाला है, 4% से ज्यादा का अंतर से जीत नहीं होगी यहां पे। तो दोनों को लगना पड़ेगा। आज 5 मई है, 20 दिन बाकी है वोटिंग में, यानी 20 दिन जो सही से जनता के बीच में गया, जनता के समस्याओं को समझा, वो चुनाव जीतेगा। यहां चौधरी जी का इमेज थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है क्योंकि वो क्षेत्र में गए नहीं है, और मथुरा महतो का इमेज थोड़ा सा हाई हो रहा है क्योंकि वो प्रॉपर वो सीट पे हो या ना हो, वो टुंडी में निकलते थे, लोगों से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, हाथियों का जो आतंक होता है उस पर काम किया, और कई काम करते रहते हैं। तो यहां से उनका जो ग्राफ बन रहा है, लोगों के बीच में जो एक चेहरा बन रहा है, ये चेहरा उनका अच्छा बन रहा है। तो अगर एक चेहरा धूमिल हो रहा है, एक चेहरा बन रहा, तो ये भी वोट परसेंट को तय करती है। इस बीच मैं तीनों प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आगे अच्छा करें, और कोशिश करें कि आपका मैनेजमेंट अच्छा हो, आपकी बात लोगों तक पहुंच पाए। खासतौर पर मैं जयराम को एक शुभकामना देता हूं कि एक युवा अपने आप में काफी कम समय में फेमस हुआ, लोगों की बात की, और लोगों ने प्यार दिया उसे, और प्यार दे रहे हैं लोग उसके लिए, चंदा करके उसको चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और यह चीज जयराम महतो को काफी आगे ले जाएगी। लेकिन इस चुनाव में नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में जयराम को फायदा मिलेगा, और जयराम एक राज्य स्तरीय नेता बनकर उभरेंगे। तो जयराम का मैनेजमेंट सही होना चाहिए, और जयराम की नीति सही होनी चाहिए। क्योंकि जयराम को लोग बोल रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र में उतर के उन्होंने गलत किया। नहीं, उन्होंने गलत नहीं किया, ये इमेज बिल्डअप हो रहा भाई जयराम का। और आज इमेज बिल्डअप होगा, टेस्ट मैच खेलेंगे आज, तभी तो जाकर के कल फाइनल मैच खेलेंगे। तो ये उनका टेस्ट मैच है, और फाइनल मैच विधानसभा में खेलने वाले हैं। अब विधानसभा में 2-3 कप तो जीत ही लेंगे। तो गिरिडीह के बारे में अगर हम बात करें तो मथुरा महतो जीत रहे हैं। यहां पे मैनेजमेंट अगर गलत हुआ तो ही ये हार सकते हैं।
अन्यथा ये चीजें होगी। और आप चाय नुक्कड़ करने वाले लोगों से एक आग्रह है भाई कि व्हाट्सएप के मैसेज को पढ़कर या पार्टियों के बेसिस पे लोगों से अपने संबंध खराब न करें। कल चुनाव समाप्त हो जाएगा, जो जीतेगा वो संसद में बैठेगा, आगे बढ़ेगा, और आपका रिलेशन आपके आसपास के लोगों से खराब हो जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि रिलेशन आपस में खराब न करें। पॉलिटिकल चीज है, बड़े नेता आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, रिलेशन अच्छा होता है, लेकिन कार्यकर्ता आपस में लड़ जाते हैं और रिलेशन को खराब कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर केस कर देते हैं। तो दूसरों के चक्कर में अपनी सद्बुद्धि को नष्ट न करें और चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दा पे वोट करें, चुनाव में रोजगार के लिए रोजगार मांगे, चुनाव में अपने आसपास की सफाई पे ध्यान दें, चुनाव में जल के लिए व्यवस्था हो सही, चुनाव में बिजली की व्यवस्था, बिजली बिल्स को कम करने की बात हो, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपको खुद ढूंढना होगा आपके क्षेत्र की। और एक बात बता दूं आपको, आप जो ये डिसाइड करते हो कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देते हो, कभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देते हो। भारत इतना बड़ा देश है, भारत में कई राज्य हैं, उन राज्यों में कई जिले हैं, उन जिलों में कई गांव हैं, और आप उन गांवों में एक छोटे से जगह पे रहते हो और आप डिसाइड कर रहे हो कि केंद्र में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक छोटा सा वोट है आपके पास, आप डिसाइड मत करो, आप अपना वोट करो, निर्णय आ जाएगा। क्योंकि आप इतने बड़े नहीं हो कि भारत के एक छोटे से गांव में बैठ करके प्रधानमंत्री बना दो। आप अपने वोट से अपना सांसद चुनो, आपके सांसद चुनेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर टॉप लेवल प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोज को लाइक करें और दूसरे लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा दे सकूं। इसके बाद मैं बात करूंगा धनबाद संसदीय क्षेत्र डुल्लू महतो के बारे में। तो अगला वीडियो डुल्लू महतो के ऊपर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।